नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी 24 यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम GSS 24 नई दिल्ली में आयोजित की गई। RBI के गवर्नर के अनुसार वित्तीय क्षेत्र में AI पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है। विश्व बैंक ने पाथवेज आउट ऑफ द पॉलीक्राइसिस, पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी की। पर्यावरणीय थिंक टैंक iForest द्वारा जस्ट ट्रांजिशन जस्ट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की गई। CCPA ने ग्रीन वॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम एवं विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किए। UN विमेन ने वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ विमेन इन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी 24 यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम GSS 24 नई दिल्ली में आयोजित की गई। ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार आयोजित की गई है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने इसकी मेजबानी की थी। अब सबसे पहले जानते हैं कि GSS 24 की थीम क्या थी। इस बार की थीम थी चार्टिंग द नेक्स्ट डिजिटल वेव, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की बात करें तो इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है, जिसका काम सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मानक तय करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम करना, वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना, पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना और दक्षता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाना आदि शामिल है। अब आइए एक नजर डालते हैं GSS 24 के मुख्य निष्कर्षों पर। सबसे पहला है आम सहमति आधारित अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली। GSS 24 में विकसित और विकासशील देशों के बीच मानकीकरण संबंधी अंतराल को समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयासों का आह्वान किया गया है। इसके लिए ITU के ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप जैसे कार्यक्रमों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे विकासशील देशों को भी मानकीकरण के मामले में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरा है उभरती हुई डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक। इसमें विकासशील देशों को डिजिटल नवाचार अपनाने में सक्षम बनाने के लिए मानक विकास संगठनों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति प्रकट की गई है। परिवर्तनों को उत्प्रेरित करने वाला हाई लेवल सेगमेंट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के प्रभाव को मान्यता दी गई है। साथ ही डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में AI सहित उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों के महत्व को रेखांकित किया गया है। साथ ही मानक और सतत विकास लक्ष्य SDGs में उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सतत विकास को सक्षम करने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व को रेखांकित किया गया है। उदाहरण के लिए #Standards for SDGs अभियान। इसके अलावा स्मार्ट शहरों के रूप में उपलब्धि को देखें तो शहरों में संधारणीय पहलों को मान्यता दी गई है और यूनाइटेड फॉर स्मार्ट सस्टेनेबल सिटीज U4SSC पहल के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया है। साथ ही U4SSC को ITU, यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग UNECE और UN हैबिटेट के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को प्राप्त करने में शहरों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RBI के गवर्नर के अनुसार वित्तीय क्षेत्र में AI पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है। RBI गवर्नर ने ये चिंता RBI द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 90वीं हाई लेवल कॉन्फ्रेंसेस को एड्रेस करते हुए जताई है। उन्होंने कहा कि AI के बढ़ते उपयोग से कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स मार्केट पर हावी हो सकते हैं। इससे सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटी पैदा हो सकती है। फिलहाल वित्तीय प्रणाली में AI का उपयोग एल्गोरिदमिक और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में, क्रेडिट स्कोरिंग और अप्रूवल्स में, चैटबॉट जैसे साधनों के माध्यम से ग्राहक सेवाओं में और जोखिम प्रबंधन के लिए बाजार प्रवृत्तियों के पूर्वानुमान संबंधी विश्लेषण में किया जा रहा है। ऐसे में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए AI द्वारा शुरू हुए जोखिमों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला है कंसंट्रेशन का खतरा। अगर कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रेड और रिस्क असेसमेंट के लिए एक समान AI मॉडल्स का उपयोग करते हैं, तो इन AI मॉडल्स में किसी प्रकार की विफलता या त्रुटि का वैश्विक वित्तीय बाजारों में व्यापक दुष्प्रभाव हो सकता है।
जैसे कि एआई ट्रेडिंग सिस्टम्स गिरावट के दौरान बड़े पैमाने पर बिकवाली यानी सेल ऑफ को सक्रिय करके बाजार की अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। अगला मुख्य खतरा है एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह। एआई सिस्टम को पहले से मौजूद डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। इससे ऋण प्रदान करने में भेदभावपूर्ण पहलू देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एआई द्वारा संचालित ऋण स्वीकृति प्रणाली अनजाने में किसी निर्धारित आबादी समूहों को ऋण देने से मना कर सकती है। वहीं तीसरा है डेटा सुरक्षा और निजता। डेटा का उल्लंघन या दुरुपयोग पहचान की चोरी, धोखाधड़ी तथा संस्थानों एवं ग्राहकों दोनों के लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। इनके अलावा कुछ अन्य मुख्य जोखिम भी हैं, जैसे कि ब्लैक बॉक्स संबंधी समस्या और एआई हेलुसिनेशंस जैसे मुद्दे एआई तकनीक की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दें कि एआई हेलुसिनेशंस तब होता है जब एआई सिस्टम गलत या भ्रामक जानकारी उत्पन्न करता है। इसी के साथ खबर के आखिर में इन जोखिमों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एआई का व्यापक विनियमन। इसके लिए शोधकर्ताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ सभी उद्योग मिलकर सहयोग कर सकते हैं। हमें इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के 2023 के एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट जैसे वैश्विक सर्वोत्तम उपायों से सीखना चाहिए। साथ ही रक्षा क्षमताओं को भी बेहतर करना होगा। एआई मॉडल के विकास के प्रत्येक चरण में मजबूत सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए सिक्योरिटी बाय डिजाइन दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। इससे एआई सिस्टम के मामले में मूलभूत अखंडता सुनिश्चित होगी। और आखिरी मुख्य उपाय है सीखना और अनुकूलन। साइबर खतरों के संकेत देने वाले पैटर्न और विसंगतियों को उजागर करने के लिए रियल टाइम में विशाल डेटा सेट के विश्लेषण के माध्यम से खतरे का पता लगाना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। विश्व बैंक ने पाथवेज आउट ऑफ द पॉली क्राइसिस, पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड द प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी की। इस रिपोर्ट में आर्थिक विकास के तीनों आयामों निर्धनता, समृद्धि और ग्रह यानी प्लैनेट के बीच संतुलन बनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है वैश्विक गरीबी में कमी का रुकना। पॉलीक्राइसिस अथवा बहुसंकट की वजह से पिछले 5 वर्षों के दौरान गरीबी में कमी लगभग स्थिर हो गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पॉलीक्राइसिस एक ऐसी स्थिति है जहां धीमी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सुभेद्यता में बढ़ोतरी, जलवायु जोखिम और अधिक अनिश्चितता जैसे कई संकट एक ही समय में एक साथ पैदा हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विकास रणनीतियों का कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मुश्किल हो जाता है। दूसरा है लक्ष्यों की प्राप्ति ना होना। ऐसा अनुमान है कि चरम गरीबी में रहने वाली वैश्विक आबादी 2030 में घटकर 7.3% हो जाएगी। हालांकि यह विश्व बैंक के 3% के लक्ष्य से 2 गुना अधिक है और संयुक्त राष्ट्र SDGs के गरीबी उन्मूलन लक्ष्य से काफी दूर है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2024 में विश्व में 8.5% लोग चरम गरीबी की स्थिति में रहते हैं। इसके अलावा वैश्विक समृद्धि अंतराल का भी जिक्र किया गया है। यह महामारी के बाद से स्थिर प्रगति और समावेशी आय समृद्धि में मंदी को उजागर करता है। बता दें, समृद्धि अंतराल यानी प्रॉस्पेरिटी गैप वह औसत कारक है जो यह बताता है कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन $25 प्रति व्यक्ति के समृद्धि संबंधी मानक पर लाने के लिए आय को कितना ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ चरम गरीबी में रहने वाले भारतीयों की संख्या 1990 में 431 मिलियन से घटकर 2024 में 129 मिलियन रह गई है। वर्तमान में विश्व बैंक के अनुसार चरम गरीबी का मतलब है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन करना। अब बात करते हैं प्रस्तावित मार्ग और प्राथमिकताओं की। रिपोर्ट के अनुसार पहली प्राथमिकता है तीव्र और समावेशी वृद्धि, जिसमें श्रम, उत्पादकता, आय और रोजगार में वृद्धि की आवश्यकता है। दूसरी प्राथमिकता है जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता, जिसमें जोखिम प्रबंधन को बढ़ाना और बढ़ती आय एवं उत्सर्जन को कम करने के बीच संतुलन स्थापित करना शामिल है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य से निम्न आय वाले देशों को मानव, भौतिक और वित्तीय पूंजी में निवेश को बढ़ावा देकर गरीबी में कमी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मध्यम आय वाले देशों की बात करें तो इनमें ऐसी आय वृद्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो सुभेद्यता को कम करती हो और वायु प्रदूषण में कटौती जैसी सक्रियाओं को बढ़ावा देती हूँ। वहीं उच्च आय और उच्च मध्यम आय वाले देशों को ट्रांजिशन यानी हरित उपायों को अपनाना, लागतों का प्रबंधन करते हुए शमन प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। पर्यावरणीय थिंक टैंक
आई फॉरेस्ट द्वारा जस्ट ट्रांजिशन जस्ट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की गई। इस थिंक टैंक ने कोयले पर निर्भर जिलों कोरबा, अंगुल, बोकारो और रामगढ़ में प्राथमिक अध्ययन किए हैं। इसका उद्देश्य जस्ट ट्रांजिशन की लागत से जुड़े घटकों और कारकों को समझना एवं उनकी गणना करना है। इस अध्ययन में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन को एक विकासात्मक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करते हुए प्रभावित श्रमिकों और समुदायों के हितों की रक्षा करते हुए तथा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाते हुए जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरित होना है। चलिए खबर की शुरुआत में इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वर्तमान में भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में कोयले का लगभग 55% योगदान है। भारत में 70% से अधिक बिजली का उत्पादन कोयला आधारित बिजली के संयंत्रों द्वारा किया जाता है। जस्ट ट्रांजिशन के संबंध में अगले 30 वर्षों में भारत में कोयले के खनन और तापीय विद्युत संयंत्रों को पूरे तरीके से कम करने के लिए वर्तमान डॉलर रुपया विनिमय दर पर भारत को कम से कम $1 ट्रिलियन यानी 84 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जस्ट ट्रांजिशन की लागत को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अवसंरचना के विकास के लिए हरित ऊर्जा लागत 52% और प्रभावित श्रमिकों और समुदायों को सहायता देने के लिए गैर ऊर्जा लागत 48%। इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की बात करें तो जिला स्तर पर जस्ट ट्रांजिशन संबंधी उपायों को आरंभ करने के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान DMF और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR निधि महत्वपूर्ण संसाधन है। साथ ही भारत के दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति LTLCDC द्वारा मान्यता प्राप्त जस्ट ट्रांजिशन संबंधी उपायों को व्यापक रूप से लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। वहीं वित्त पोषण हेतु अन्य उपायों में निजी निवेश तथा सार्वजनिक स्रोतों से अनुदान एवं सब्सिडी शामिल है। चलिए अब एक नजर भारत में मौजूद कोयला भंडारण पर डालते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और कोयला भंडार के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है। लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमेंस प्रकार और गैर कोकिंग ग्रेड के हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाले राज्य उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। वहीं भारतीय कोयले की विशेषताएं देखी जाएं तो इसमें राख की मात्रा अधिक है, लेकिन सल्फर की मात्रा कम है तथा राख का उच्च फ्यूजन टेम्परेचर इसमें मौजूद है। और अब बात करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की। CCPA ने ग्रीन वॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम एवं विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किए। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये दिशा निर्देश किस आधार पर जारी किए गए हैं। दरअसल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने ये दिशा निर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी किए हैं। यानी ये दिशा निर्देश ऐसी पद्धतियों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं जहां पर्यावरणीय दावे सत्य और सार्थक दोनों हों। CCPA ने इन दिशा निर्देशों को ग्रीन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, क्योंकि ऐसे विज्ञापन न केवल नेक नियति वाले उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं बल्कि व्यापक पर्यावरणीय प्रयासों से भी ध्यान हटाते हैं। अब सवाल उठता है कि दिशा निर्देश किन पर लागू होंगे। तो ये दिशा निर्देश सभी प्रकार के पर्यावरणीय दावों पर लागू होंगे, चाहे वह किसी भी उत्पाद, सेवा या यहाँ तक किसी नीति से संबंधित हो। पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा गया है कि कंपनियां पर्याप्त, सटीक और सुलभ प्रमाण के बिना इको फ्रेंडली, ग्रीन और सस्टेनेबल जैसे सामान्य शब्दों का उपयोग बिना पुख्ता सबूत के नहीं कर सकेंगी। साथ ही इसमें ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और डेटा पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना भी शामिल किया गया है। तृतीय पक्ष प्रमाणन की बात करें तो अगर कोई कंपनी ये दावा करती है कि उनका उत्पाद खाद बनाने योग्य यानी कंपोस्टेबल, निम्नीकरण योग्य यानी डिग्रेडेबल या पुनर्चक्रण योग्य यानी रिसाइक्लेबल है, तो उसे वैधानिक या स्वतंत्र तृतीय पक्ष सत्यापन कराना होगा। इससे उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि दावे सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें बल्कि वास्तव में सही हो। इसके अलावा आकांक्षी या भविष्योन्मुखी दावों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। कंपनियां अब तभी भविष्य से जुड़े दावे कर पाएंगी जब उनके पास स्पष्ट और कार्यान्वयन योग्य योजनाएं हों, यानी यह स्पष्ट किया जाएगा कि वे अपने दावे को कैसे पूरा करेंगी। अब बात करते हैं ग्रीन वॉशिंग की। ग्रीन वॉशिंग
एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपनियां अपने उत्पादों, गतिविधियों या नीतियों को पर्यावरणीय या सामाजिक दृष्टि से सकारात्मक या अनुकूल अथवा पर्यावरणीय या सामाजिक क्षति से बचाने वाले के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। आपको बता दें, ग्रीन वॉशिंग का अर्थ उत्पादों या सेवाओं को ग्रीन यानी पर्यावरण के अनुकूल बताकर उनकी मार्केटिंग करना है, जबकि वास्तव में हरित गतिविधियों या परियोजनाओं के रूप में परिभाषित होने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इसमें ऐसे प्रतीकों या इमेजरी का उपयोग भी शामिल है जो हानिकारक पहलुओं को कम करके या छिपाते हुए सकारात्मक पर्यावरणीय पहलुओं पर बल देते हैं। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की ओर। यूएन विमेन ने वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ विमेन इन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट की थीम हार्नेसिंग सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी, रेजिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। यह समग्र लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के निर्माण में प्रगति, कमियों और चुनौतियों का आकलन करती है। ऐसे में इस ओर पहला सवाल है, लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील सामाजिक संरक्षण GRSP की आवश्यकता क्यों है? लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील दृष्टिकोण सक्रिय रूप से जेंडर विशिष्ट जोखिमों, सुविधाओं और बाधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। संसाधनों तक महिलाओं की कम पहुंच, महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों की अधिक जिम्मेदारी, लैंगिक हिंसा और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी का अभाव आदि। GRSP दृष्टिकोण की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि लैंगिक आधार पर जोखिमों और बाधाओं की प्रकृति एवं तीव्रता अलग अलग होती है। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2 अरब महिलाओं और लड़कियों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा जैसे नकद लाभ, बेरोजगारी बीमा, पेंशन या स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं है। 63% से अधिक महिलाएं अभी भी मातृत्व लाभ के बिना ही बच्चे को जन्म दे रही हैं और संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक बाधाओं जैसे कारकों के कारण जेंडर विशिष्ट जोखिम एवं सुविधाएं और बढ़ गए हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों को भी समझते हैं। मौजूदा सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों, नीतियों और पहलों में लैंगिक अंतराल व पूर्वाग्रहों को दूर करना चाहिए। लैंगिक रूप से संवेदनशील रोजगार नीतियों और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर करना चाहिए। अकस्मात और दीर्घकालिक संकट के दौरान महिलाओं व बालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा नीतियों एवं पहलों को सक्षम बनाना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। इसी के साथ खबर के आखिर में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा, इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक होता है। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सब्सिडी प्रदान की जाती है। और तीसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए जाते हैं ताकि महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रशासक और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयासों का सम्मान करने के लिए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया था। उनके प्रमुख योगदानों की बात करें तो वे भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित करने वाली परियोजना के निदेशक थे। इस यान के द्वारा जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को नियर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। वे DRDO में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी थे। उन्होंने ग्रामीण समृद्धि के लिए पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना नामक रणनीति पेश की थी। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम और इग्नाइटेड माइंड्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रमुख कृतियां हैं और उन्हें भारत रत्न 1997 में, पद्म विभूषण 1990 में,
आदि से सम्मानित किया गया था। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से ईमानदारी, विनम्रता, दूरदर्शी नेतृत्व जैसे मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संधारणीय शहरों पर केंद्रित 3 AI उत्कृष्टता केंद्र यानी AICOE की स्थापना की घोषणा की है। मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में इन केंद्रों की स्थापना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजरायली सेना ने ब्लू लाइन के पास संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर गोलीबारी की है। ब्लू लाइन को वर्ष 2000 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत INS समर्थक लॉन्च किया गया। INS समर्थक एक बहुत विशिष्ट और कई भूमिका निभाने वाला प्लेटफॉर्म है। इसे भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के हथियारों और सेंसरों का विकास करने के लिए एक परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह इजराइल की सहायता के लिए अपना टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD बैटरी सिस्टम प्रदान करेगा। हाल ही में मिस्र के व्यापक विरोध के बावजूद नील नदी बेसिन के जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग पर संपन्न समझौता लागू हो गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि शारीरिक दिव्यांगता किसी अभ्यर्थी को चिकित्सा शिक्षा से वंचित करने का आधार नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 1997 संदर्भित दिव्यांगता यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD से पीड़ित व्यक्तियों को MBBS पाठ्यक्रम में भाग लेने से रोकता है। SpaceX ने मेजाजिला नामक एक नवीन संरचना का उपयोग करके अपने स्टारशिप रॉकेट को उतारकर अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक से अधिक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs से परमाणु ऊर्जा खरीदने के लिए गूगल ने कैलिफोर्निया स्थित कैरोस पावर के साथ अपना पहला कॉर्पोरेट समझौता किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।